दोस्तों, प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था 16 महाजनपद, जो कि आगे हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य या काल। लेकिन मौर्य साम्राज्य पढ़ने से पहले हमें भारत के इतिहास के अंदर पढ़ना होगा मगध राज्य का उत्कर्ष, कि मगध राज्य किस तरीके से शासन व्यवस्था में आया, उसका आविर्भाव कैसे हुआ, उसके बारे में देखेंगे। किस किस वंश ने राज किया। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में 16 महाजनपदों के बारे में विस्तार से पढ़ा था और देखा था कि 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। सबसे शक्तिशाली कौन सा महाजनपद माना जाता है? मगध, क्योंकि मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव, एक साम्राज्य के रूप में उदय हुआ था, जो कि हर्यक वंश के शासन के साथ माना जाता है। तब से निम्न 4 वंशों ने मगध पर शासन किया। कहने का मतलब कि मगध राज्य के उत्कर्ष में हमें 4 वंशों के बारे में पढ़ना होगा, जो कि क्रम से ध्यान रखना। हर्यक वंश, जो कि 544 बीसी ईसा पूर्व से लेकर के 412 बीसी ईसा पूर्व तक शासन करेगा। उसके बाद में नंबर 2 शिशुनाग वंश आएगा, जो कि 412 बीसी से 344 बीसी तक। और तीसरा होगा नंद वंश, 344 बीसी से 322 या ये कहो 23 बीसी तक, ये होगा तीसरा। और उसके बाद में अति महत्वपूर्ण वंश आएगा, वो है, आप देखोगे दोस्तों, मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य या काल। 323 ईसा पूर्व, कई बुकों में 322 भी दे रखा है। 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व बीसी तक जो मगध पर शासन होगा वो होंगे मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसका संस्थापक होगा। तो आज हम 3 वंशों के बारे में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य एक रोचक कहानी के साथ। तो हम देखते हैं मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूं। जैसे कि इतिहास की बुकों में हम देखते हैं बीसी या एडी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ईसा पूर्व और ईस्वी सन का अर्थ क्या लगाया जाता है। मेरे कई दोस्तों को इसकी जानकारी कम होगी, तो आज मैं उनके साथ ये साझा करना चाहूँगा कि बीसी और एडी में अंतर क्या है। बीसी और एडी में अंतर क्या है? कहने का मतलब है ईसा पूर्व और ईस्वी सन। दोस्तों ध्यान से सुनना, बीसी ईसा पूर्व, जिसे बीसीई भी कहा जाता है, कहने का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट। कहने का मतलब ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उससे पहले का जो समय होगा वो बीसी ईसा पूर्व माना जाएगा, जो घटते क्रम में होगा, घटते क्रम में होगा। जैसे कि 200 के बाद में 100, 50, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1। और कहा जाता है कि उस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था, बिफोर द क्राइस्ट। और कहा जाता है कि 0 नहीं आएगा, वापस 1 से शुरू होगा, जिसे एडी ईस्वी सन या सीई भी कहा जाता है, जो कि एडी की फुल फॉर्म होगी एनोन डोमिनी। वैसे तो हम कहते हैं कि आफ्टर द डेथ, ईसा मसीह की मृत्यु के बाद, सूली पे चढ़ाने के बाद, लेकिन यहाँ पर सही अर्थ आता है एनोन डोमिनी। कहने का जो गलत फहमियाँ हैं उसे दूर करना, जो कि इसके सन होंगे बढ़ते क्रम में ईसा के जन्म के वर्ष से माना जाता है, जो कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ते क्रम में 10, 20, 50, 100, 200 और वर्तमान में हम देख रहे हैं 2020। ये बढ़ते क्रम में है, जिसे हम एडी ईस्वी सन कहते हैं। तो दोस्तों
देखा जा सकता है। इसको विस्तार से कुछ समझ में आया कि एडी और बीसी का फुल फॉर्म क्या है। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ आपको एडी और बीसी का अर्थ। ईसा मसीह का जन्म, बॉर्न, जन्म है, बॉर्न जो आप देखोगे इससे पहले का है वो तो होगा बीसी, घटते क्रम में, बीसी घटते क्रम में, बी फॉर क्राइस्ट घटते क्रम में, ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय जो होगा 500, 200, 100, 50, 5, 4, 3, 2, 1, जो कि इसे ईसाई धर्म मानते हैं, जबकि अन्य मजहब के, अन्य धर्म के लोगों ने इसे BCE कहते हैं, कहा जाने लगा उनके द्वारा, जो कि बी फॉर कॉमन एरा कहा जाता है। इसको कहने का लो BC को निम्न नामों से लिखा जा सकता है, BC, BCE, ईसा पूर्व, ई पू, कहने का लो ईसवी पूर्व। जबकि दोस्तों ईसवी सन एडी जो कि प्लस में, जो कि अननोन डोमिनी बढ़ते क्रम में, ईसवी सन जो वर्तमान में देख सकते हैं, केवल ईसवी भी कह सकते हैं, ईसवी सन भी कह सकते हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय जो कि ईसाई धर्म मानते हैं, जबकि अन्य मजहब या धर्म के लोग इसे CE कहने लगे, कहते हैं, ध्यान रखना, कॉमन एरा, कॉमन एरा कहना, AD, CE, ईसवी, ईसवी सन, ये सभी AD के ही नाम हैं। कहने का मतलब है कि ईसा मसीह को जब सूली पे चढ़ाया गया था उस समय ही उसका जन्म माना जाता है, उस समय उसका जन्म माना जाता है। उससे पहले का समय BC ईसा पूर्व कहलाएगा और उसके बाद का जो समय है वो याद रखना AD, ईसवी या ईसवी सन कहलाएगा। तो आप देख सकते हो कि BC है, कुछ विद्वानों ने कहा है कि BC है वो बाद में लगता है, जबकि AD है वो सन के पहले लगता है, ऐसा भी माना जाता है। तो आप देख सकते हो ईसा मसीह के जन्म से संबंधित जो कहानियां हैं उनसे ही जुड़े हुए हैं BC और AD। इनकी फुल फॉर्म देखी हमने, जो मैंने आज एक छोटी सी जानकारी आपके साथ साझा की है, जो इतिहास से ही संबंधित है। BC और AD में अंतर, BC कहाँ आता है और AD कहाँ आता है। वर्तमान में AD चल रहा है दोस्तों, याद रखना 2020 कहने को तो हम कह देते हैं BC, बी फॉर क्राइस्ट, और AD आफ्टर द डेथ, डेथ के बाद, और ये मानो कि उससे पहले। तो ये थी ईसा मसीह के जन्म से जुड़ी हुई बातें, BC और AD में अंतर। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं हम मगध राज्य का उत्कर्ष, हर्यक वंश और शिशुनाग वंश और नंद वंश। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य। तो इनमें ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो नहीं बनते, लेकिन आप संस्थापक जरूर ध्यान में रखना, तीनों वंश के संस्थापक जरूर ध्यान में रखने हैं दोस्तों। आपको हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार होगा, वहीं शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग होगा, वहीं नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद होगा। ये तीनों संस्थापक जरूर ध्यान में रखना, जो कि बिंबिसार है, ये बिंदुसार नहीं है। जो महान सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार, वो मौर्य साम्राज्य में आएंगे, ये बिंबिसार है, बिंबिसार है, ध्यान देना। जबकि आगे हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य में बिंदुसार। यह एक क्षत्रिय वंश है, क्योंकि यह नाग वंश की एक उपशाखा थी। कौन? हर्यक वंश, जिसका राजनीतिक शक्ति के रूप में मगध का सर्वप्रथम उदय हुआ था। मगध का सर्वप्रथम उदय हर्यक वंश में माना जाता है। बिंबिसार ने गिरिवज्र या राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। आरंभिक, कहने का मतलब है कि मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी, तो याद रखना राजगृह। बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है। बिंबिसार इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक, जो कि 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व शासन करेगा, तथा मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कौन?
बिंबिसार बिंबिसार वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध साम्राज्य का पहला शक्तिशाली शासक भी यही था, प्रतापी शासक भी यही था, बिंबिसार। उसके बाद में दोस्तों देख सकते हो जैन साहित्य में बिंबिसार का नाम श्रेणिक, क्या कहा गया है, श्रेणिक मिलता है। यह कहा गया है बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जैसे ही कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला या कौशल देवी कह सकते हो, उससे विवाह किया था। वैशाली के चेटक की पुत्री या लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह किया था। पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया था। वैवाहिक संबंधों से उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, अपने साम्राज्य का विस्तार किया था बिंबिसार ने हर्यक वंश में। अजात शत्रु बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार आपने इतिहास में ये नाम भी देखा होगा। 492 ईस्वी पूर्व से 460 ईस्वी पूर्व इसने शासन किया था मगध पे। अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके, पितृहंता भी कहा जाता है इसको, हत्या करके अजातशत्रु जिसे कोणिक भी कहा गया है, मगध साम्राज्य का शासक बना, राजा बना। और कहा जाता है पुराणों के अनुसार कि इसने 28 वर्ष शासन किया। वहीं बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, बौद्ध साहित्य के अनुसार 32 वर्ष तक इसने शासन किया। अजातशत्रु के समय राजगृह सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अजातशत्रु के समय राजगृह में, जो उस समय राजधानी थी, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। याद रखना कब, आप देखोगे 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व हुई थी बौद्ध संगीति प्रथम। कहा, राजगृह। किसके समय, अजातशत्रु के समय। सभा करीम जिसके अध्यक्ष बने थे। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी, इसकी भी हत्या उसके पुत्र ने की, ये भी पितृहंता कहलाएगा। इस वंश के अंतिम शासक नागदशक को शिशुनाग नामक एक आमात्य सेनापति ने हटाकर मगध पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी, शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। जैसे कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयनी या उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मांडक और नागदशक थे, ये 3 पुत्र थे। इन्होंने राज किया। अंतिम राजा नागदशक था। अंतिम कौन था, नागदशक था, जो निर्बल और अत्यंत विलासी था, जिसके कारण व्यापक असंतोष फैल गया जनता के बीच में। और विद्रोह कर उसका सेनापति आमात्य, जो कि शिशुनाग था, वह शासक या राजा बन गया और उसने शिशुनाग वंश की स्थापना की 412 ईस्वी पूर्व। तो संस्थापक कौन होगा, शिशुनाग वंश का। 412 बीसी से 344 बीसी तक ये मगध पर शासन करेंगे, शिशुनाग वंश के शासक। उसके बाद में शिशुनाग ने अवंती तथा वैतस राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। इन 2 महाजनपदों को भी मगध में मिला लिया शिशुनाग ने। राजधानी पहली तो पाटलिपुत्र बनाई और दूसरी राजधानी वैशाली बनाई मगध की। तो याद रखना है, पाटलिपुत्र और वैशाली 2 राजधानियां शिशुनाग वंश के समय आप देखोगे शिशुनाग ने ही बनाई थी। उसके बाद में कालाशोक, जो कि काक वर्ण भी कहा जाता है, 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व इसने शासन किया था। सिंहली महाकाव्यों के अनुसार कालाशोक के शासन के समय गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की, गौतम बुद्ध ये संसार छोड़ के चले गए, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो गई।
तो उसके 100 वर्ष हुए थे पूरे। लगभग 100 वर्ष बाद वैशाली में द्वितीय दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ 383 ईसा पूर्व BC, जो कि पहली कहाँ हुई थी? राजगृह में अजातशत्रु के समय हार्यक वंश, जबकि दूसरी कब हुई थी? याद रखना 383 ईसा पूर्व वैशाली में शिशुनाग वंश के समय कालाशोक उस समय शासक था, उस समय हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति। और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए, अनुशासन को लेकर के इसका सबसे बड़ा उद्देश्य हमने देखा। सिंहली महाकाव्यों के अनुसार कालाशोक के शासन के समय गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष बाद वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ 383 ईसा पूर्व। इसका उद्देश्य था अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म शतावीर और महासंघिक दो भागों में बंट गया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदी वर्धन था। अंतिम शासक कौन था? नंदी वर्धन था। और उसके बाद में अगला जो वंश आता है वो आएगा नंद वंश। 344 BC ईसा पूर्व से लेकर के 322, कुछ जगह 323 BC भी दे रखा है। संस्थापक होगा महापद्म नंद। पुराणों में महापद्म नंद को सर्वक्षांत्र क्षत्रियों का नाश करने वाला सर्वक्षत्रानयतक कहा गया है, जो क्षत्रियों का नाश करने वाला, तथा भार्गव जो कि दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। परशुराम का दूसरा अवतार भी माना गया इसे पुराणों के अनुसार हम देख सकते हैं महापद्म नंद। उसके बाद में इसने ही सर्वप्रथम एकमात्र एकराट, बहुत ही महत्वपूर्ण कि उसने एकराट और एक छत्र की उपाधि भी धारण की थी। किसने? महापद्म नंद ने। महापद्म नंद के 8 पुत्रों में घना 8 पुत्र थे, उसमें घनानंद सिकंदर का समकालीन माना जाता है, समकालीन था, जिसे अग्रमीज भी कहा गया है। घनानंद को। घनानंद के समय 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। महान सिकंदर ने 323 या 322 ईसा पूर्व BC घनानंद की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से मौर्य वंश के शासन की नींव डाली। कहने का लो नंद वंश को समाप्त कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और भारत में एक अखिल मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, अखिल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो अगले वीडियो में देखेंगे मौर्य साम्राज्य काल 323 ईसा पूर्व BC से लेकर के 184 ईसा पूर्व BC तक जो शासन किया मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, महान सम्राट अशोक, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। और अंत में कहना चाहूंगा, सदा मुस्कुराते रहो, सदा हंसते रहो, खुश रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा मौर्य साम्राज्य या काल। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ मेरे
प्यारे दोस्तों जिन्होंने इतना समय निकाल करके ये वीडियो सुना है, इतनी जानकारी ली है, इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।